Good morning, my dear students. So, this is the new chapter, chapter number 3, The Age of Revolutions, 1830 to 1848. So, this is the third chapter of unit number 1. In the last day, we discussed about the revolution, Giuseppe Mazzini, secret societies, and Metternich statement. So, what is important or not, kindly hear or be a good listener first and then do your work. As today I message you in the group whose homework is not submitted till date today, you have to submit your work. This is the last day. Till 8 p.m. you can submit your whole homework. I permitted only those students whose work is completed till date. So kindly take it serious. Don't take your way. Thank you. So now let's go to the point. Topic number 3, the age of revolutions, 1830 1848. जैसा कि हमने डिस्कस किया कि रिवोल्यूशनरी जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। मेज़नी को आपने देखा इटली में, और फिर उसके बाद बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, फ्रांस, हर कहीं पे उसने अपने ग्रुप्स को, अपनी सीक्रेट सोसाइटीज़ को अंडरग्राउंड अच्छे से इस्टेब्लिश किया था। अब आप देखते हैं कि एज अ कंजर्वेटिव रिजाइम ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, जो कि 1815 के बाद, क्योंकि जो घटना है वो हम 1830 से 1848 के बीच के पढ़ेंगे, यानी कि इस टाइम में कुछ रिवोल्यूशंस ज़्यादा हुए, इसीलिए इसको उस एज का नाम दे दिया। तो 1815 के बाद जब कंजर्वेटिव रिजाइम ही आ गया है, तो सिंपल सी बात है कि वो अपनी पावर्स को कंसोलिडेट यानी कि मजबूत करने की कोशिश करते हैं कि उनका ऑर्डर बना रहे। Liberalism and nationalism came to increase associated with revolution in many regions of Europe. अब जब हुआ क्या, जब वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं अपनी पावर्स को, तो लिबरल और जो नेशनलिज्म टाइप के जो लोग हैं वो अपनी एसोसिएशन को बढ़ा रहे हैं रिवोल्यूशन के ज़रिए कई सारे रीजन्स में यूरोप में, सच एज इटालियन एंड जर्मन स्टेट। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? इटालियन स्टेट्स, यानी कि लोम्बार्डी था, सिसली था, उस टाइम तक कि यूनाइट नहीं हुआ था ना इटली, इसलिए। ऐसे ही जर्मन में द प्रोविंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, इसमें और भी कुछ ऐसे हिस्से थे यूरोप के, जैसे ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर की बात करूँ तो ऑटोमन एम्पायर लास्ट टाइम 1940 के डिकेड्स तक ही सबसे ज़्यादा पावरफुल था। आफ्टर द डिफीट ऑफ टर्की इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918, ऑटोमन एम्पायर का खात्मा हो गया और टर्की एक नया कंट्री बना। आयरलैंड और पोलैंड, इतनी सारी जगह पे जो रिवोल्यूशंस थे लिबरलिज्म के और नेशनलिज्म के, वो इंक्रीज़ हो रहे थे। इटाली एंड जर्मन स्टेट्स में बहुत सारे प्रोविंस थे, स्टेट्स, राज्य ऑटोमन एम्पायर के, आयरलैंड में और पोलैंड में। These revolutions were led by liberal nationalists belonging to the educated middle class elite. तो सबको पता है ये सब मिडिल क्लास वाले ही नए लिबरल लोग थे, नेशनलिस्ट थे, जो कि अपने नेशन के लिए ही सारी चीज़ों को एक्टिवली प्रमोट कर रहे थे। एलीट का मतलब है, एक नया वर्ड है एलीट। एलीट मतलब जो थोड़ा संपन्न घर के लोग हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड, या उनके थॉट्स या उनकी जो रेवोल्यूशन के तरीके हैं वो कुछ हटके हैं, मतलब बड़े घराने के भी लोग हैं उसमें, मिडिल क्लास। अमंग होम वर प्रोटेस्टर, और उनमें कौन कौन लोग थे? प्रोफेसर, पढ़े लिखे लोग, और जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे प्रोफेसर होते हैं, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क थे, मेंबर ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास। ये कमर्शियल मिडिल क्लास वही है जो आपने लास्ट टाइम कमर्शियल मिडिल क्लास में देखा था। न्यू बिजनेस क्लास इमर्ज हो रही, बैंकिंग सिस्टम वाले लोग हैं, ट्रेड वाले लोग हैं, और प्रोडक्शन हेड हैं, बिजनेसमैन हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उस तरह के लोग। ओके, नाउ सी द फर्स्ट अपील टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। अब मतलब ऊपर जो पैराग्राफ था उसमें आपको बताया कि किस पावर के लोग किस किस जगह पे
मतलब अपने रिवोल्यूशंस को इंक्रीजली बढ़ा रहे थे। अब जो फर्स्ट आपकी इंसिडेंट इस तरह का आएगा वो इस पैराग्राफ में है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो जो इस तरह का पहली घटना थी वो हुई थी फ्रांस 1830 जुलाई में। द बूर्बो किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815। आपको याद होगा कि जब 1815 में वियना कांग्रेस हुई थी तो वो कंजर्वेटिव किंग्स को, मतलब बूर्बो जो डायनेस्टी के लोग थे, उनको रिस्टोर कर दिया था ना, वरना ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज। अब वो सारे लोगों को वहाँ से हटा दिया गया, जो ये जो क्रांतिकारी लोग थे, लिबरल रिवोल्यूशनरीज, हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुई फिलिप एट इट्स हेड। और उन्होंने मतलब सॉरी, जो लिबरल रिवोल्यूशनरी लोग हैं उन्होंने उनको उखाड़ फेंका, जो बूर्बो डायनेस्टी के लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप की थी लुई फिलिप के हेड मतलब लुई फिलिप उनका हेड था, मोनार्कियल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका। एक ये यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट मार्क है आपके लिए, आप प्लीज़ इसको ध्यान ज़रूर दें। आप देखेंगे कि एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट को आपके लिए जानना, आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब भी आएंगी तो आप देखेंगे कि वो आपको अंडरलाइन करवाई भी जाएंगी और आपको भी लिखना है उस चीज़ को। तो ज़रा आप एक बार ध्यान दें उस चीज़ पे। यहाँ का स्टेटमेंट है, व्हेन फ्रांस sneezes, Metternich once remarked, the rest of Europe catch cold। ये पूरा एक स्टेटमेंट है कि मेटरनिक ने मेजिनी के बारे में ये बोला था कि वो हमारे समाज के लिए खतरा है, क्योंकि वो अपने थॉट्स के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस करता था। मेटरनिक ने यही चीज़ फ्रांस के लिए भी बोली। क्या बोली? कि जब फ्रांस छींकता है, फ्रांस नीचे, अब छींकने से मतलब क्या है? छींकने से यहाँ से मतलब है उसकी जो सेंटेंस है उसका वो एक गहरा मतलब देता है आपको, कि जैसे आप छींकते हैं या कुछ इस तरह की जो कम्युनिकेशन डिसीज़ होती हैं वो एक दूसरे से टच करने से या सांसों के जरिए उस तरह फैल जाती है। तो वैसे ही उसका मतलब है कि फ्रांस में कोई भी इस तरह का इंसिडेंट हो रहा है, फ्रांस में कुछ भी घटित होता है, तो जो पूरा रेस्ट ऑफ यूरोप है वो कैच कोल्ड मतलब सर्दी से लग जाना। अब सर्दी से मतलब कि फ्रांस में चाहे लिबरल नेशनलिस्ट लोग एक्टिव हो रहे हैं, फ्रांस में रिवोल्यूशन हो रहा है, फ्रांस में कोई भी इस तरह की मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन को हटाया जा रहा है, लिबरल लोग मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो पूरे यूरोप में फैल जाता था। ये सेंटेंस का मतलब है। इस चीज़ पे आप लोग थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दें कि जब भी फ्रांस में इस तरह की व्हेन देयर एनी इंसिडेंट टेक प्लेस इन फ्रांस, any incident take in France, the rest of Europe will follow। मतलब आप समझ गए होंगे कि इस तरह की जो भी घटनाएं वहाँ होती थी फ्रांस में, आज कहते हैं ना, आज आप देखते हैं कि किसी भी एक्टर की जैसे डेथ हो जाए, सुशांत की डेथ हुई तो हर कोई एक्टिव है, पूरे बॉलीवुड में नेपोटिज्म के खिलाफ बोलने के लिए लोग खड़े हो गए, सपोर्ट करते हैं उसकी मूवीज़ को, उसकी बातों को, जबकि कितनी सच है कितनी नहीं है वो हम नहीं जानते। ठीक वैसे ही फ्रांस में अगर कोई भी इस तरह घटनाएं होती थी तो पूरे यूरोप में फैल जाती थी। ये इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसी स्टेटमेंट के लिए पूरा एक्सप्लेनेशन है। ओके, जुलाई रिवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स। जो जुलाई रिवोल्यूशन था ब्रुसेल्स में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, विच लेड टू बेल्जियम ब्रेक्स अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। अब देखो, रिवोल्यूशन हुआ, सबसे पहले ये जुलाई वाली इंसिडेंट हुई, वहाँ पे लुई फिलिप को हटाया, तो सेकंड इंसिडेंट कहाँ हुआ? बेल्जियम और नीदरलैंड में। तो फ्रांस से कोई चीज़ स्टार्ट हुई और वो किसी अदर पार्ट में आके फिर होने लगी, यानी कि बेल्जियम ने अपने आप को, जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड था, उससे अपने आप को अलग कर लिया। तो दैट मीन जो मेटरनिक का स्टेटमेंट है वो शायद आप समझ पा रहे होंगे। ओके, an event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा, इसको थोड़ा समझना होगा। कुछ हल्की लाइंस में आप इसे समझें और कुछ इसको आपको अदर एस्पेक्ट से समझना होगा। कि अगर सबसे एक अदर इवेंट की बात करें, नंबर 2 की, जो कि हुआ था, जिसमें लोगों को मोबिलाइज किया नेशन के नाम पे, उस फीलिंग को एजुकेटेड क्लास में,
तो वो कौन सा था पूरे यूरोप में जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया? वो था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्यों? ज़रा देखें तो क्या है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की कहानी। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। मैंने आपको बोला था ना ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा था, 1940s के डिकेड में आके वो जो है हट गया था टर्की एग्जिस्टेंस में। तो 15th सेंचुरी से ग्रीस जो था वो इसी ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक। अब ग्रीस के लोग ये चाहते थे कि ये जो नेशनलिज्म इन यूरोप फैल रहा है ना, उसकी कहीं ना कहीं असर ग्रीक लोगों को भी दिखा। मतलब स्पार्क्ड ऑफ मतलब उनके अंदर चिंगारी लगा दी कि उनको भी एक स्ट्रगल करना चाहिए इंडिपेंडेंस का ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, जो कि शुरुआत किस वक्त हुई थी 1821 में। ये 1821 जो डेट आप दिखाई दे रहा है ना आपको, ये बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है कि जो ग्रीक इंडिपेंडेंस का जो स्पार्क्ड ऑफ स्ट्रगल हुआ था नेशनल, जो किस ईयर में हुआ था। ओके, नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द अदर ग्रीक लिविंग इन एग्जाइल। जो ग्रीक से बाहर लोग निकाल दिए गए थे उनका भी सपोर्ट था। ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस। वेस्ट यूरोपियंस मतलब ये जो इंग्लैंड है, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ऐसे बहुत सारे कंट्री जो वेस्ट यूरोप पे आते हैं, उनका भी समर्थन था। क्यों? हु हैड सिंपैथाइज फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर। ये जो कल्चर है ना, ये हर चीज़ को जोड़ देता है। जैसे आज आप देखते हैं किसी भी धर्म के लोगों को देख लें, अगर उनकी कोई पवित्र जगह है तो वहाँ घूमने जाना चाहेंगे और वो भी अपने आप को उसका पार्ट मानते हैं। जैसे मुस्लिम्स हैं वो मक्का मदीना चाहते हैं, वो अपने आप को उससे जुड़ा हुआ पाते हैं। हम लोग नेपाल भी जाते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर, हम लोग कंबोडिया जाते हैं, अंकोर वाट मंदिर, और बहुत सारे ऐसी जगह हैं। तो वैसे ही जो कल्चर था ना उससे जुड़े हुए थे ग्रीस से ही। साइंस, मैथ्स और जो क्रिश्चियन कल्चर है उसकी सारी चीज़ें आपको ग्रीस से ही मिलेंगी। इसलिए वेस्ट पूरा जो यूरोपियन है वो इससे इन्फ्लुएंस रखता है। पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। जितने भी कवि थे और जितने भी आर्टिस्ट थे, इस चीज़ पे आप ध्यान दें, जितने भी आपके पोएट और आर्टिस्ट हैं उन्होंने हमेशा से लॉर्डेड मतलब उस चीज़ को वैसे तो लॉर्डेड को कई तरह से यूज़ कर सकते हैं मीनिंग में, मतलब उस चीज़ को रखना, उस चीज़ को एक भारी बहुमत देना। कि ग्रीस को ना वो एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन मानते थे कि पूरे यूरोप में जो फैलाव है सिविलाइजेशन का वो ना ग्रीस से स्टार्ट हुआ, ग्रीक कल्चर से। एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर। और अपने इस पब्लिक ओपिनियन को वो लोग ना मोबिलाइज करते थे, मतलब एक साथ लाना, सपोर्ट करना, ताकि वो स्ट्रगल कर सकें मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ। मुस्लिम एम्पायर मीन्स ऑटोमन एम्पायर। ओके, ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम एम्पायर ही था। जो उसका खलीफा था, खलीफा जो वर्ड आया वो उसी टाइम से था। आजकल आप देख रहे होंगे, शायद आपको नहीं पता होगा, ये कि ये जो ऑटोमन एम्पायर है इसी की हिस्सा है टर्की। तो टर्की में क्या है, एक बिल्डिंग है हागिया सोफिया, बिल्डिंग का नाम है हागिया सोफिया। ठीक है, हागिया सोफिया क्या है, पुराने टाइम में ये, क्योंकि ये यूरोप में था पहले, तो उस टाइम में हागिया सोफिया चर्च था। फिर जब ये ऑटोमन एम्पायर आया ना तो इसी को इन्होंने मॉस्क्यू बना दिया। फिर जब कमाल पाशा, एक पर्सन था टर्की में, कमाल पाशा, उसने ना लिबरलिज्म लाया अपनी कंट्री में। वो मुस्लिम देश नहीं चाहता था, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसने बदलाव किया लेटर ऑन 1940 के लगभग, जब टर्की एक इंडिपेंडेंट नेशन हो गया। तो वो लोग अपने यहाँ सेकुलरिज्म ले आए, यानी कि सब धर्म बराबर, कोई यहाँ ज़्यादा नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उसने हागिया सोफिया को, कमाल पाशा ने हागिया सोफिया को ना एक म्यूज़ियम बना दिया, ताकि सब धर्म के लोग आएँ, सबकी मान्यता हो, ऐसा कुछ ना हो। बट अब पता है क्या हो रहा है, अब कुछ दिन पहले जो टर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उन्होंने हागिया सोफिया को फिर से मॉस्क्यू बना दिया है। इससे पूरी दुनिया में उनकी आलोचना हो रही है। तो देखिए, कल्चर बढ़ा, कल्चर ही किसी चीज़ को आगे ले जाता है।
तो यानी ये क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स की जो लड़ाई है वो आप एक कल्चरल लड़ाई भी मान सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि पोएट और आर्टिस्ट जो हैं वो यूरोपियन सिविलाइजेशन के तौर पे ग्रीक कल्चर को जो है उसका पाथ मानते हैं और वो मोबिलाइज करते हैं लोगों को ओपिनियन लेने के लिए और सपोर्ट लेने के लिए कि वो मुस्लिम्स एम्पायर के खिलाफ स्ट्रगल करें। तो आप देखेंगे कि इंग्लिश पोएट हैं इंग्लैंड के लॉर्ड ब्रायन, उन्होंने एक फ़ंड ऑर्गेनाइज़ किया और उन्होंने फाइट भी की इस चीज़ के लिए कि वो ऑटोमन एम्पायर से लड़ें, और उनकी डेथ हुई 1824 में फीवर की वजह से लड़ते लड़ते। तो ये वो पर्सन है जिन्होंने फ़ंड कलेक्ट किए। और इतनी सब लड़ाई होने के बाद फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिऑर्गेनाइज ग्रीस एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। जो ट्रीटी थी कॉन्स्टेंटिनोपल, एक्चुअली जो कॉन्स्टेंटिनोपल नेम है ना, इसको हिंदी में कुस्तुनतुनिया बोलते थे, कुस्तुनतुनिया। और आज जो इसका मॉडर्न नेम है ना वो इस्तांबुल है। और एज यू नो इस्तांबुल इज़ अ कैपिटल ऑफ टर्की। तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा, टर्की, ऑटोमन एम्पायर, ग्रीस, इस्तांबुल, हागिया सोफिया, चर्च, मुस्लिम एम्पायर, क्रिश्चियनिटी, हागिया सोफिया, अगेन चर्च, अगेन म्यूज़ियम, देन आफ्टर अगेन मॉस्क्यू। ये वही कल्चर वाली लड़ाई थी। तो आप देखेंगे कि फाइनली क्या हुआ, जो कॉन्स्टेंटिनोपल की एक ट्रीटी हुई थी 1832 में, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप ध्यान रखें। वो ऑर्गेनाइज किया और उसने रीऑर्गेनाइज किया ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन, यानी ग्रीस जो है अब वो ऑटोमन का हिस्सा नहीं रहा। तो ग्रीस अब एक इंडिपेंडेंट नेशन हो गया। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, जिसमें आपने सबसे पहले स्टार्ट किया फ्रांस से, फिर आपने ग्रीक का एग्जाम्पल लिया, फिर एक ग्रीस इंडिपेंडेंट नेशन को एग्जिस्टेंस में देखा। ये सारी चीज़ें थी। कोशिश करें ये जो स्टेटमेंट हैं ये आप कैचअप करें, इनको एक्सप्लेन करें। मैं क्वेश्चन आंसर्स में भी नहीं दूंगा, मैं एक पूरा ग्रीक पे, इस पूरे पैराग्राफ में ग्रीक रेवोल्यूशन और ग्रीक कल्चर के बारे में है कि इंडिपेंडेंट नेशन कैसे बना, उसकी शुरुआत क्या थी, क्यों सपोर्ट करते थे ग्रीस सिविलाइजेशन के लिए रेस्ट ऑफ यूरोप के लोग, वेस्टर्न यूरोप के लोग। और इस पैराग्राफ में बात है बेल्जियम की और फ्रांस की। आपको पता है ना, बेल्जियम ने ब्रेक किया अपने आप को किंगडम से, दूसरी और पहली थी फ्रांस। तो ये जो इंसिडेंट है, पहला ये और दूसरा ये, इनसे मिला के आपको क्वेश्चंस को ब्रेक करना होता है, पॉइंट वाइज लिखना होता है। हमेशा ध्यान रखें कि जो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे अच्छे समझे कह रहा है, उस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कुछ भी फ्रांस में हो रहा है वो पूरा एज अ संक्रमण की तरह फैल जाता है पूरा यूरोप में, ये उस सेंटेंस का मतलब है। सो काइंडली सिंसियरली understand the topics, understand the line. If you can't, then ask your teacher and submit your work till today. After that, I will not accept any homework of any student. I already message you, warn you, strictly warn you. If you don't submit work till today, you will not be appear in the first periodic test. मैं स्ट्रिक्ट हूँ इस चीज़ के लिए, और आप ध्यान देंगे कि जो फर्स्ट पीरियड टेस्ट में मार्क्स होंगे वो आपके बोर्ड के लिए भेजे जाएंगे। मैं इन्हीं मार्क्स को ही प्रेफर करूँगा। आप फिर किसी सोर्स बोलें, आप गार्जियंस को बोलें, पेरेंट्स को बोलें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 महीने से या 4 महीने होने जा रहे हैं। हम सिंसियर हैं, आपको हर चीज़ के लिए बहुत लिबरल कर रखा है, आपको उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। हम लेटर ऑन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, रोमांटिक इमेजिनेशन, नेशनल फीलिंग। तो यहाँ आप एक नया वर्ड समझेंगे जिसका नाम है रोमांटिसिज्म। ये वो रोमांटिक नहीं है जो मूवीज़ में आप देखते हैं एक्टर एक्ट्रेस के भी जो गानों से, ये कल्चरल मूवमेंट की तरह है। बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको आप समझेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट, मतलब एक हिस्सा है किसी नेशन को बिल्ड करने में, नेशनल फीलिंग को बिल्ड करने में। आप देखेंगे कल्चर कैसे एक इम्पॉर्टेंट प्ले करता है एक आइडिया ऑफ नेशन क्रिएट करने में, पोएट्री के ज़रिए, सॉन्ग्स के ज़रिए, स्टोरी के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए, और ये हेल्प करता है नेशन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में।
जैसे आप भी बहुत सारे वंदे मातरम और एम मेरे वतन के लोगों जैसे गाने सुनते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। वी डिस्कस इट tomorrow. So till then, take care. Have a nice day.